हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास है बीए फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम आज चैप्टर करेंगे पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। जनसंख्या, उसका वितरण, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, और जनसंख्या संगठन, यानी कि संगठन मतलब कि भाई कैसे कैसे किस तरह के लोग जो है हमारी जनसंख्या को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या होती है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनको हम जनसंख्या का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो जनसंख्या का आकार है भारत में वो कैसा है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या वाला हमारा देश है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग पर विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो सिर्फ विश्व के 2.4% हिस्से पर होने के बावजूद यहाँ पर 17.5% जनसंख्या को भारत लिए हुए है। भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य की जनसंख्या, अगर हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य की अमेरिका की जनसंख्या को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या इन सभी देशों की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। भारत की जो जनसंख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। अब हम देखेंगे जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक वे होते हैं जिनमें हम महसूस करके या उनको छू कर चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः हमारे आते हैं उच्चावच। उच्चावच में हमारे पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, रेगिस्तान आ जाएगा, या फिर हमारे तटीय इलाके हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो उच्चावच है वो जनसंख्या के वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय भागों में या मरुस्थल में आते हैं वहाँ पर आपको जनसंख्या जो है कम मिलेगी। इसके अलावा मैदानी भाग है या जहाँ पर कुछ और फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद भौतिक कारकों में जलवायु आता है। जो जलवायु हमारे अनुकूल होती है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर जलवायु हमारे प्रतिकूल होगी वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। जैसे रेगिस्तान है वहाँ पर जलवायु प्रतिकूल होती है, तापमान जो है बहुत अधिक होता है। उसी तरीके से जो ध्रुवीय इलाके हैं वहाँ पर भी जलवायु प्रतिकूल होती है, क्योंकि सारा जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर तापमान बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर जो जनसंख्या है कम मिलेगी, लेकिन जहाँ पर जलवायु सम है और अनुकूल है वहाँ पर हमें जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा मृदा है, जहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पर हम कृषि आसानी से कर सकते हैं और ऐसे इलाकों में जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर जो हमारा लास्ट है खनिज। खनिज किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जहाँ पर जिन क्षेत्रों में खनिज हमें मिलेंगे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। एक तो जहाँ पर खनिज होंगे वहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा होंगे, उन उद्योग धंधों में नौकरियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो उन उद्योगों की तरफ रोज़गार के अवसर के रूप में आकर्षित होते हैं। तो जहाँ पर खनिज होंगे वहाँ पर जनसंख्या हमें ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारकों में क्या आता है कि भी जिस एरिया में लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको खाने पिलाने की, पोषण करने की क्षमता कितनी है। तो जहाँ पर जो क्षेत्र हमारा अधिक डेवलप होगा वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खाने की, पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो इसी चरण में जो हमारी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं वो
इस पोषण करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जबकि जहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं उनकी आमदनी कम होती है और वो पोषण क्षमता हमारी वहाँ पर हमेशा कम मिलती है। तो जिन क्षेत्रों में द्वितीयक और तृतीयक यानी कि उद्योग धंधे या फिर जो हमारी सेवाएं हैं वो ज़्यादा होंगी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। और जिन क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि करना है या डेयरी उत्पादन है या मछली उत्पादन है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या जो है हमारी कम मिलेगी। फिर तीसरा है हमारा जननांकीय कारक। यह कारक जनसंख्या से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट आते हैं: प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो प्रजनन दर में क्या होता है कि हर साल कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर में क्या होता है, हर साल पूरी पॉपुलेशन में से कितने आदमी मर रहे हैं। और प्रवास है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो ये तीनों चीज़ें हमारी जनसंख्या को बहुत प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र की जो प्रजनन दर है अधिक होती है, किसी क्षेत्र की कम होती है। ऐसे ही मृत्यु दर है, जहाँ पर जिन क्षेत्रों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक है, वहाँ पर मृत्यु दर आपको कम मिलेगी। जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम है वहाँ पर आपको ज़्यादा है, वहाँ पर मृत्यु दर कम मिलेगी। और प्रवास में जहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं उन क्षेत्रों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही हमारी जो जनसंख्या वितरण है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो कैसा है। अगर पूरे भारत को हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो महाराष्ट्र है हमारा, उत्तर प्रदेश है, ये हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। वैसे तो हम ये देखते हैं कि भाई जितना बड़ा क्षेत्र होगा वहाँ पर जनसंख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्षेत्र है हमारे उनकी जनसंख्या कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जो हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे। तो इसी चरण में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो हालांकि सबसे बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पूरे भारत की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है निवास करती है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मैप में देखें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र का। मैप में हम ये देखेंगे, ये हमारा महाराष्ट्र है। फिर आता है बिहार, ये हमारा बिहार, यहाँ पर 9% हमारी जनसंख्या है। ये हमारा यहाँ पर बिहार है मैप में उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ। फिर हमारा ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 8% जनसंख्या है। ये हमारा वेस्ट बंगाल इधर बिहार के साथ ही लगता हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश जिसमें हमारी 7% जनसंख्या है। ये हमारा आंध्र प्रदेश। जो सबसे कम जनसंख्या है हमारी पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत का यहाँ पर प्रोपोर्शन है, उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत की 16% जनसंख्या को निवास दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और जो दिल्ली है, यहाँ पर पूरे भारत की सबसे कम जनसंख्या निवास करती हैं। दिल्ली की बात करें तो ये हमारी राजधानी भी है। इसका एरिया इतना कम है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारे हिली एरिया है। हिल इसकी वजह से यहाँ पर जो है जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये था हमारा जनसंख्या का पूरे भारत का वितरण। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व। देखो, जनसंख्या जो वितरण था हमारा उसमें हम ये देखते हैं कि भी जो जनसंख्या है किस तरह से अलग अलग जगह पे निवास करती है। लेकिन जब हम जनसंख्या घनत्व पे आते हैं तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि भी एक पर्टिकुलर यूनिट में प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब जैसे हमने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया था, दिल्ली में वैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है, तो वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो
पॉपुलेशन है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन पूरे भारत के प्रोपोर्शन में कम है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? यह वह माप है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या व वहाँ के क्षेत्रफल के बीच के अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, इसको पर्टिकुलरली हम उसमें देखते हैं कि भी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में या 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो जो घनत्व है हमारे वो अलग अलग तरह के होते हैं। जो सबसे फेमस हमारा घनत्व है वो है गणितीय घनत्व, अर्थमेटिक डेंसिटी। तो किसी देश की कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम गणितीय घनत्व कहते हैं। इसको हम निकालते कैसे हैं? हमने कुल जनसंख्या ले ली और उसको भाग दे दिया कुल क्षेत्रफल से, तो वो हमारा आ जाएगा कि भाई उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। अब जो गणितीय घनत्व है हमारा वो फेमस सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें हम कुल जनसंख्या देखते हैं और कुल क्षेत्र देखते हैं। अब कुल जनसंख्या में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो जनसंख्या है बहुत कम निवास करती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सारे पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो है ज़्यादा है। तो इसमें जो हमारी कम और ज़्यादा जनसंख्या वो इक्वली डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से इस गणितीय घनत्व की विश्वसनीयता यहाँ पर कम मानी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कायिक या पोषण घनत्व पर। ये हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड है कि जो हमारी पोषक क्षमता है, हमें पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर जितने भी हमारे घनत्व हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निकलते हैं। तो इसमें कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के अनुपात को हम निकालते हैं कि जितनी भी हमारी जो भूमि है जिस पर कृषि हो रही है उस पर कितने लोग निर्भर हैं, उसमें हम कायिक या पोषक घनत्व निकालते हैं। इसमें हम जो गैर कृषि भूमि है उसको बाहर रखते हैं, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। तो पोषक घनत्व हमारा कैसे निकाला जाता है? इसमें हम कुल जनसंख्या को देखते हैं और उसको भाग कर देते हैं कुल कृषि भूमि, जितनी भी भूमि पे कृषि की जा रही है, तो हमारा पोषक घनत्व निकल आता है। उसके बाद है हमारा कृषीय घनत्व। इस घनत्व को निकालने के लिए कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से भाग दिया जाता है। मतलब जितनी भी जनसंख्या हमारी कृषि में लगी हुई है उसको हम भाग दे देते हैं जितना भी हमारा कुल। एक ऊपर वाले में क्या था कि भी जो हमारी टोटल कृषि योग्य भूमि थी उसको हम देखते थे, उसमें ये नहीं देखते थे कि भी किस एरिया में कृषि हो रही है और किस में नहीं। उसमें जिसमें हो रही है उसको भी इंक्लूड करते थे और जिसमें नहीं हो रही है उसको भी इंक्लूड करते थे। लेकिन जो ये वाली है हमारी कृषि घनत्व, इसमें क्या हो रहा है, जितने एरिया में कृषि हो रही है उसको हम उस कुल कृषि में जो जनसंख्या लगी हुई है उससे भाग देते हैं। तो इस कृषि जनसंख्या में जिनको हम शामिल करते हैं उसमें किसान आ गया, कृषि में लगे हुए जो मजदूर हैं वो आ गए और उनके परिवार के सदस्य हैं उनको हमने शामिल किया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ऊपर वाले में और नीचे वाले में? जो पोषक घनत्व है उसमें हम जो टोटल जनसंख्या है हमारी, कुल जो जनसंख्या है उसको हम कुल कृषि भूमि से भाग देते हैं। लेकिन नीचे वाले में कृषि घनत्व में हम क्या करते हैं, जो कृषि में लगी हुई जनसंख्या है, जो कृषि पे निर्भर जनसंख्या है, उसको हम जितना हमने कृषि के लिए क्षेत्र लिया हुआ है उसमें से हम उसको भाग देते हैं। फिर है हमारा आर्थिक घनत्व। इस घनत्व का प्रतिपादन जो है वो मनुष्य और भूमि के सूचकांक को निकालने के लिए किया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकता की भी, उस क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकताएं क्या क्या हैं और उस क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादन संसाधनों का अनुपात हम रखते हैं कि भाई हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके कंपैरिजन में
जो उत्पादन है उन चीज़ों का, उसमें कितना अनुपात है, उसको हम आर्थिक घनत्व कहेंगे। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो है ED = NK / SK डैश। तो ED यहाँ पे क्या है, आर्थिक घनत्व है हमारा। N क्या है, निवास करने वाले लोगों की संख्या के प्रति व्यक्ति आवश्यकता। तो यहाँ पे जो N है कितने लोग रहते हैं, और जो K है उनकी आवश्यकताएं नंबर्स में कितनी है। S हो गया हमारा क्षेत्रफल, कितने एरिया में वो रह रहे हैं, और K हो गया, K डैश हो गया हमारा उस प्रति किलोमीटर में उत्पादन संसाधनों की कितनी मात्रा है। तो ये हमारी थी जितने भी घनत्व थे उनका। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें, तो 2011 के अनुसार जो भारत का घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। और यह जो घनत्व है हमारा, यह विश्व के 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 7.5 गुना ज़्यादा अधिक है। जो हमारा विश्व का घनत्व है वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये 7.5 गुना ज़्यादा है। और दुनिया के 10 सर्वाधिक जो पॉपुलेटेड देश हैं उनमें से एकमात्र बांग्लादेश ऐसा है जिसका घनत्व भारत से ज़्यादा है। अदरवाइज़ दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में भारत का जो घनत्व है वो बहुत अधिक है। अब भारत की जो जनसंख्या है आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और 1901 से 2011 के बीच में जो भारत की जनसंख्या है लगभग 5 गुना ज़्यादा बढ़ी है। आज़ादी के बाद बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि वही लोग एक जगह से दूसरे जगह पर गए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नई नई फैक्ट्रियाँ खोली गई, नए नए स्थानों का आविष्कार किया गया, डेवलप किया गया उनको, और उस क्षेत्र में इसी वजह से जो पॉपुलेशन है हमारी, जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।